नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड में चौथे लेसन के अंतर्गत जिसका नाम है जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो इस लेसन का ये तीसरा वीडियो होगा। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? भारतीय मानसून। भारतीय मानसून। भारतीय मानसून को जानने के पहले हम जान लें कि मानसून है क्या। देखिए, मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। किंतु यहां मानसून का आशय मौसम से नहीं बल्कि मौसम के अनुसार हवाओं के दिशा परिवर्तन से है, या मौसम के अनुसार हवाओं के परिवर्तन से, अर्थात उन हवाओं से मानसून का आशय है जो मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। प्राचीन काल में अरबवासी भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आया करते थे। उस समय ये पालदार नाव के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। आप मैप पर देखेंगे तो अरब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो अरब व्यापारी जो है भारत व्यापार करने के लिए पालदार नाव के माध्यम से भारत आया करते थे। क्योंकि अरब के तट पर जो है अरब सागर है। अरब सागर के तट पर जो हवाएं चलती थीं वह 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर। तो अरब व्यापारी जो है जब हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती थी तब वो भारत के तट पर व्यापार करने के लिए चले आते थे। और जब ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार हवाएं सागर से स्थल की ओर चलने शुरू करती थी, तब वो उन हवाओं के साथ पुनः वापस अपने स्वदेश को लौट जाते थे। इसलिए इन अरब वासियों ने इन हवाओं को मौसम नाम दिया और आगे चल करके ये हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाई। तो मानसून को सर्वप्रथम मानसून किसने नाम दिया? अरब वासियों ने, अरब व्यापारियों ने। मानसून क्या है? मानसून एक ऐसी हवा है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। अर्थात गर्मियों के दिनों में सागर से स्थल की ओर और सर्दियों के दिनों में स्थल से सागर की ओर चलने लगती है। अब मानसूनी हवाओं का, यद्यपि मानसूनी हवाएं जो है मानसूनी हवाएं ग्लोब पर 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य सक्रिय होती हैं। 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य सक्रिय होती हैं। यदि भारत की स्थिति आप लोग जानते ही हैं कि भारत की स्थिति जो है वह 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच है। और मानसूनी हवाएं किन अक्षांशों के बीच सक्रिय हो रही हैं? 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का पूरा भाग मानसूनी क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन हिमालय की स्थिति के कारण भारत का जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मानसून
के क्षेत्र में आ जाता है और मानसूनी हवाओं का भारत की जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु को सामान्य तौर पर मानसूनी जलवायु की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि भारत में जो मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं या भारत में जो मानसूनी हवाएं आती हैं चलती हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति के लिए वायुदाब में विषमता का होना जिम्मेदार है, या वायुदाब में जो विषमता पाई जाती है उससे हवाओं की दिशा परिवर्तित होती है। लेकिन भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसको आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझने से पहले हमें कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेना चाहिए। जैसा कि पहली जो सामान्य विशेषता है वो यह है कि भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर स्थित है, और भारत का उत्तरी भाग जो है वह महाद्वीपीय है, स्थलीय है। इसलिए गर्मियों के दिनों में यह स्थलीय भाग जो है काफी गर्म हो जाता है, जिससे निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि दक्षिणी भागों में सागरीय होने की वजह से कम ताप प्राप्त होता है, कम गर्म होता है, जिससे इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं, जिससे मानसूनी हवाओं का जन्म होता है। दूसरा क्या फैक्टर है? दूसरा फैक्टर यह है कि वायुदाब पेटियों का खिसकाव। ये आपको ऊंची कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है उसको ITC के नाम से जाना जाता है, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को ITC या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पौने हैं वह आकर के मिलती हैं, क्योंकि यह पर अधिक सूर्यातप रिसीव होता है, जिससे यहाँ पर हवाएं लंबवत उठती हैं और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के चलने की कोनों की दिशा ये होती है, इसलिए ये हवाएं यहाँ पर आकर के मिलती हैं। इस क्षेत्र को ITC या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब पेटियां खिसकती रहती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से मई जून के महीने तक वायुदाब पेटियां जो है उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। फलस्वरूप ये ITC क्षेत्र जो है या अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है यह गंगा के मैदान तक आकर के गंगा के मैदान तक केंद्रित हो जाता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पौने हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका होता है और जिससे दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो चुका होता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में जो महासागरीय क्षेत्र है, जो सागरीय क्षेत्र है, वहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित हो जाता है और निम्न वायुदाब की पेटी जो है गंगा के मैदान तक खिसक जाती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध की उच्च वायुदाब की हवाएं जो है भारत की तरफ चलने लगती हैं, जिससे मानसून का जन्म होता है। इस ITC को या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी या ITC भी कहीं ना कहीं भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अगला जो है वह है
कि गर्मियों के दिनों में जिस समय भारत में उच्च तापमान रिसीव होता है, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, ठीक उसी समय दक्षिण गोलार्ध में मेडागास्कर आदि के पास उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिससे हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने लगती हैं और भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ये हवाएं दाईं तरफ अपने मुड़ जाती हैं, जिससे इनकी दिशा भारत की तरफ हो जाती है। फलस्वरूप ये भारतीय मानसून के रूप में परिणित होती हैं। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में ये जो तिब्बत का पठार है, क्योंकि यहाँ पर सागर, समुद्र, महासागर ये सब स्थित नहीं है, स्थलीय भाग है, सूर्य के उत्तरायण होने से ये क्षेत्र काफी गर्म हो जाता है। यहाँ पर लंबवत वायु का संचरण होने लगता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। फलस्वरूप उन्हीं समय में दक्षिण गोलार्ध का जो सागरीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब बना रहता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। और चूंकि ये हवाएं सागर महासागर से होकर के आती है, इसलिए इनमें नमी होती है और ये मानसून के रूप में भारत में आकर के वर्षा करती हैं, या इस प्रकार भारतीय मानसून का जन्म होता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में जेट हवाओं के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि जेट हवाएं कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वह हिमालय के उत्तर प्रवाहित होने लगती है, जिससे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है या उच्च वायुदाब की हवाएं भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। इसके बाद एक फैक्टर और है जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए सहायक है, जिम्मेदार है, वो है कि जिस समय भारत में निम्न वायुदाब होता है, ठीक उसी समय जो दक्षिण के महासागर हैं उनमें सामान्य तौर पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में या मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में सूर्य के उत्तरायण होने से या उत्तरी गोलार्ध में अधिक चमकने से या उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होने लगती है और भारत में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत में भी अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिससे भारत जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र में आ जाता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में उसी समय सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिससे दक्षिण के जो महासागर है जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सब क्षेत्रों में उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। लेकिन कभी कभी प्रशांत महासागर के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब के स्थान पर निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इस ये जो निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है, ये एक नियतकालिक होता है। ये निम्न वायुदाब अक्सर 2 से 5 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होता रहता है। इस नियतकालिक वायुदाब में परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। चूंकि प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भागों में, उपोष्णकटिबंधीय भागों में, पूर्वी प्रशांत महासागर के उपोष्णकटिबंधीय भागों में जो उच्च वायु सामान्य तौर पर उच्च वायुदाब के स्थान पर निम्न वायुदाब निर्मित होता है, उसका मेन कारण जो होता है वह होता है एल नीनो। क्या होता है? एल नीनो। एल नीनो एक काउंटर करंट है। एल नीनो एक काउंटर करंट है जो कि या विपरीत जलधारा है जो कि
पेरू के तट पर, जो कि पेरू के तट पर चलती है, और यह पेरू के तट पर चलने वाली ठंडी जलधारा के स्थान पर उत्पन्न होती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए यह प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर, पेरू के तट के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे सामान्य तौर पर उच्च वायुदाब के जगह पर प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में पेरू के तट के आसपास निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होने लगता है। भारतीय मानसून की प्रकृति कमजोर हो जाती है। जो ये ताप में जो परिवर्तन होता है, उच्च दाब में जो परिवर्तन होता है, इसको दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये ताप में या दाब में जो परिवर्तन होता है ये एल नीनो की वजह से होता है, इसलिए इसको सामान्य तौर पर इनसो यानी कि एल नीनो दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए, या भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।